नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुदा बेहतर जानता है कि पंजाब के लॉ मिनिस्टर जनाब और PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी लगाई उसमें वो कितने सीरियस थे। वो तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही को PMLQ को डरा रहे थे या वाकई ही वो उनका मतलब वो था जो उन्होंने एक दिन पहले कहा। लेकिन लगता है ऐसे है कि तहरीक इंसाफ ने और PMLQ ने बहुत सीरियसली लिया है राना सनाउल्लाह साहब को, और उसके हवाले से परवेज़ इलाही साहब बाकायदा अब सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर चुके हैं। कहा क्या था राना सनाउल्लाह साहब ने, जरा सुन लेते हैं। परवेज़ इलाही के पास या PTI के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 है। फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब वजारत आला जो है ना उसको ढूंढता फिरेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की धमकी को PMLQ ने और PTI ने बहुत सीरियसली लिया। परवेज़ इलाही इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। कहना क्या है परवेज़ इलाही साहब को, वो सुन लेते हैं। जो उसने काम किया है, IB ने काम किया है, उसका हेड है IB का, कि उसके लिए वार्निंग है। फवाद असदुल्ला साहब, उनको कम से कम ये काम छोड़ देना चाहिए कि जो हमारे MPs हैं और जो PTI के MPs हैं उनकी लोकेशन जो है वो वहाँ सेल बनाया शहबाज शरीफ ने, वहाँ बैठ के वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे बुरी तरह नाकाम हुए हैं अवाम में और बन नहीं सके, तो अब ये ओछे हथकंडों पे आ गए हैं। IB वाले यही काम कर रहे हैं ना, बजाय इसके कि वो पता करें कि भूल चपड़ासी को किसने मारा है, बजाय इसके कि वो पता करें जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर रिजवान, उसको किसने, डॉक्टर रिजवान को किसने मारा है। ये IB वाले कर रहे हैं ना, ये लोकेशनें दे रहे हैं सारे। परवेज़ इलाही को खुला यकीन है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की, प्रोविंशियल असेंबली के जो MPs हैं उनकी लोकेशन ट्रेस करके दे रही है राना सनाउल्लाह साहब को, जो वफाकी वजीर हैं। इसी वाले से एक लिहाज से IB को हेड भी करते हैं। अगर एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ से फवाद चौधरी साहब ने भी शदीद गैज़ो गज़ब का मुजाहरा किया। राना सनाउल्लाह के रात के बयान के बाद 5 लोग गायब हो सकते हैं। डिप्टी स्पीकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इस सेशन के, मैं उनसे कहता हूं कि उनके पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा दें। 23 तारीख को तो इंशाल्लाह हम खुद ही फैसला कर लेंगे। राना सनाउल्लाह, अता तारड़ वगैरह जैसे लोग जो हैं वो पंजाब के लिए नासूर हैं। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास, कहना कि हम पंजाब में 5 लोग जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप उसकी फिक्र छोड़ दें। इस वक्त आपके पास सिर्फ 1 वोट की बर्तरी है वफाक में। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। और अगर आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, ये नहीं ले पाएंगे। हमने चंद दिन की मोहलत दी है इस हुकूमत को, वो खुद फैसला कर लें उन्होंने आम इंतखाबात की तरफ कब जाना है और इलेक्शन कमीशन और दीगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ कब आना है। अगर राना साहब 5 बंदे उठाने की बात कर रहे हैं या धमकी लगा रहे हैं तो फवाद चौधरी का ख्याल है कि 1 वोट की मार है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, और इधर उधर कर दिया तो हुकूमत ही बैठ जाएगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इसी चीज़ के साथ। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, पहले स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्फॉर्मेशन के हमारे साथ हैं। इस वक्त हमें कैसर अहमद शेख साहब PMLN के रहनुमा हैं, एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। अवैस वहीद साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, कई टेलीविजन चैनल से मुंसलिक रह चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत लिखा, बहुत कॉमेंट किया। और खुर्रम शहजाद साहब इसी पार्ट में, पहले पार्ट में, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, डेवलपमेंट इकनॉमिक्स हैं, फाउंडर एंड CEO हैं अल्फा बीटा कोर के, भी हमारे साथ हैं। खुर्रम शहजाद साहब से मैं बात का आगाज़ कर सकता हूँ। पॉलिटिकल चीज़ पे तो फिर आ जाएंगे। खुर्रम साहब, चूंकि आप पहले पार्ट में हमारे साथ हैं, ये जो डॉलर की इस वक्त उड़ान इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, 224 रुपये तो कभी गया ही नहीं इंसान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, इसकी क्या वजह है खुर्रम शहजाद साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी डॉक्टर साहब। देखिए, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो अनसर्टेनिटी हमारे जो डोमेस्टिक फ्रंट पे है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खास तौर पे, और आज फिच की तरफ से जो थर्ड ये कहने के मोस्ट प्रोमिनेंट रेटिंग एजेंसी है दुनिया की आफ्टर मूडीज एंड S&P, उसकी भी एक तरह से आउटलुक जो है वो नेगेटिव उसने किया है पाकिस्तान का, जो पहले स्टेबल था। और आउटलुक नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आगे जाते हुए आपके यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा हैं तो रेटिंग डाउनग्रेड आ सकता है। जो रेटिंग ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी या एबिलिटी टू रीपे, आपके जो कर्जे होते हैं कितना अच्छे तरीके से, कितना टाइमली आप पे कर सकते हैं। 4 से 5 अरब डॉलर इस वक्त हमें रिक्वायर्ड है, और हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो नाकाफी हैं ऑफ कोर्स उस डेट को रीपे करने के लिए। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्ट है हमारी, हर महीने जो इम्पोर्ट हो रही है, उसके साथ ही 70 दिन के रिजर्व्स बाकी है। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम डॉक्टर साहब एट द सेम टाइम जो हो रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, क्योंकि ग्लोबली इन्फ्लेशन आपको पता है यूरोप में और अमेरिका में
तकरीबन कोई 40 साल का हाई। लेकिन खुर्रम साहब, हमारे यहाँ तो मसला ये ना, बैनुल अक़वामी मार्केट्स में डॉलर ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। हमारे यहाँ डॉलर सिर्फ ऊपर जाता है और लोग इंश्योर करते हैं कि ऊपर ही रहे। अब देखें ना, हमारे यहाँ तेल भी ऊपर ही जाता है, नीचे कम आता है। ये जो डॉलर चला गया 224 पे, अब ये वापस भी आएगा अगर हालात बेहतर होंगे? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमारे यहाँ चीजें ऊपर ही जाती है, जो कॉस्ट है ऊपर जाती है हमेशा और रिटर्न नीचे जाते हैं। ये इसलिए है कि हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी बढ़ती गई है। पिछले 10 साल की बात करें, 20 साल की बात करें, अनसर्टेनिटीज पॉलिटिकल हो, पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो, यू टर्न्स हो, या फिर आपके टाइम पे डिसीजन ना हो, डिलेड डिसीजन हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, तो ये सारे जो है रिफ्लेक्शन होता है। रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, रेमिटी रिफॉर्म आप नहीं करेंगे। सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए सिर्फ 2-3 साल की आप तैयारी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप अपनी जो है वो ग्रोथ को सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं लाते, क्योंकि आप एनर्जी और फिस्कल को सही मैनेज नहीं करते। आप एग्जिस्टिंग जो सेक्टर्स हैं उन पर टैक्स लगा देते हैं। इस गवर्नमेंट ने भी यही किया, पिछली गवर्नमेंट भी यही कर रही थी। तो प्रॉब्लम ये डॉक्टर साहब कि हम रिफॉर्म्स नहीं करते, हमें करने नहीं दिए जाते। उसकी वजह से हमारे यहाँ हमेशा बुराइयां अपने घर में ज्यादा आती हैं और बाद में जब एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको प्ले करते हैं तो उस वक्त आपके पास कोई चारा ही नहीं होता, बजाय इसके कि आप ठीक कर सके चीजें, बल्कि और ज्यादा आप जो है वो उनके आगे झुक जाते हैं। तो यही हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो है $100 क्रॉस किया है और आपके यहाँ सब्सिडी दी गई, फिर उसके बाद जो है टाइम पे डिसीजन नहीं लिया गया। बाद में पेट्रोल, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी जो पेट्रोल प्राइसेस गिराई थी, ये भी थोड़ा सा उस पर सबर कर लिया जाता तो हमें इस वक्त एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत है, जो कि हमें जो है वो नेगेटिवली प्ले कर रही है हमारे सारे फाइनेंस। ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हमने जो है हमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब इन्वेस्टमेंट बैंकर, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, हमें समझा रहे थे कि कैसे पाकिस्तान में डॉलर ऊपर ही जाता है बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है। फरूख हबीब साहब, बहुत आपको मुबारक हो कि आपकी पार्टी ने पंजाब में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 15 सीटें ले ली, शायद 16-17 भी ले सकते थे। लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपकी कामयाबी के बाद कम होने की बजाय बढ़ गई है। मार्केट, स्टॉक मार्केट, डॉलर मार्केट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, सभी को परेशानी है कि पाकिस्तान किसी सियासी यकीनी की तरफ नहीं जा रहा बल्कि मजीद गैर यकीनी की तरफ जा रहा है। क्या करेंगे आप? अगर आपको हुकूमत बनानी है तो आपको कुछ इकदाम उठाने होंगे। देखें, हमारी हुकूमत तो बननी है अब नए इंतखाबात के बाद। मामला क्या है, इस अनसर्टेनिटी के जिम्मेदार आज वो कहकें जो पाकिस्तान की इस माशी तबाही के ऊपर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ लगा रहे थे। कितनी बेशर्मी और बेहिसी की बात है कि मुल्क के अंदर जो रुपया है वो फ्री फॉल की तरफ जा रहा है। डॉलर आपका जो है वो काबू नहीं आ रहा, रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, मुल्क की मईशत तबाह बर्बादी के ऊपर खड़ी है। ये आज बैठकर मईशत को ठीक करने की बजाय या मुल्क को जो है वो पॉलिटिकल सर्टेनिटी फ्राहम करने के लिए फैसला साजी करते, ये हटदड़मी के ऊपर कायम हो गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि 90 रोज़ काफ़ी होते हैं एक हुकूमत के लिए कि उसने डिसीजंस लेने हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। जिस दिन से ये आए हैं, हमें तो ये कहते थे ये बड़े अहल लोग हैं, शहबाज शरीफ तो बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन जिस दिन से ये आए हैं उस दिन से अगर आप देख लें तो रुपया तकरीबन जो है वो 40 से 45 रुपये कमज़ोर हो गया है, नीचे चला गया है। ये तकरीबन 50 पैसे फी दिन के हिसाब से जो है हमारा रुपया डी वैल्यू हो रहा है, जो इनके दौर के अंदर ये सारा मामला हुआ है आपके सामने है। आज फैक्ट्रियां टेक्सटाइल की बंद हो गई हैं फैसलाबाद में, मजदूर बेरोजगार हो गए, गरीब के घर में फाके आ गए हैं, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, महंगाई काबू में नहीं आ रही। ये रिलीफ देने के बजाय अवाम को तकलीफ दे रहे हैं और उसके ऊपर बैठ के कहके लगा रहे हैं। ये कहके लगा किस बात के रहे थे कि मकसूद चपड़ासी फौत हो गया, या जो है वो टीटीओं का केस बंद हो गया, या नैब को ताला लगा दिया, नैब तरामीम कर दी, पापड़ वाले के फलूदे वाले के केसेस खत्म हो गए, उस पर कहके लगा रहे थे। अब तो डॉक्टर साहब ये चीज नजर आ रही है कि इनको मुल्क की फिक्र नहीं है। लगता है कि कोई बाय डिजाइन मुल्क को जो है वो एक डाउनफॉल की तरफ लेके जाया जा रहा है, जहां पर मुल्क किसी से भी संभाला ना जाए, वहां तक ये हालात लेके जा रहे हैं। यही वजह है कि मुझे कैसे अहमद शेख साहब की तरफ भी आने दीजिए। फरूख साहब, आपका मौकफ फरूख बड़ा जी, मैं सिर्फ मुकम्मल कर रहा हूं। कैसर अहमद शेख साहब, 10 सेकंड में मुकम्मल कर अहमद शेख साहब, मैं सिर्फ मुकम्मल कर रहा हूं 10 सेकंड। जी जी, मैं मुकम्मल कर रहा हूं सिर्फ 10 सेकंड में। यही वजह है कि हम इनको बार बार कह रहे हैं कि फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, ताकि एक मुंतखब हुकूमत मुंतखब होकर आए, अवामी हुकूमत।
वो फैसला साजी करे, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। कैसर अहमद शेख साहब, आप ना सिर्फ PMLN के एक इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, बल्कि आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बिजनेस के तजारती सर्कल से आपका ताल्लुक है। जिस तरह से 45 रुपए जो है उसमें कमी हुई, गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसको देख के तो जितना भी न्यूट्रल एनालिसिस हम क्यों ना कहें, यही समझ आता है कि जो तजर्बा किया PDM की जमातों ने वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया। जो कोई भी लोग थे, अक्लमंद थे, वाइज थे, ताकतवर थे, इन सब ने जो एक ब्लंडर किया, उसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की रियासत, माशरा, बिजनेस, कारोबारी सर्कल जो है, उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या वजह है कि अभी भी आप इलेक्शन का ऐलान नहीं करते, इस गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म नहीं करते? डॉक्टर मोहित साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बड़ी अच्छी आप डिबेट करवा रहे हैं और ये डिबेट्स, ये ऐसी गुफ्तगू होती रहनी चाहिए। देखिए, मैंने बिज़नेस शुरू किया 1966 में, उस वक्त डॉलर था 4 रुपये 75 पैसे। आज डॉलर 224 और 225 रुपये में बंद हुआ है। अब बताइए, इस दौरान तो सब हुकूमतें रहीं। हम पाकिस्तान में हमने क्या किया कि बाहर से एक्सपर्ट बुलवाए, थ्रू आउट ही बाहर से एक्सपर्ट बुलवाए, वर्ल्ड बैंक ने दे दिए, IMF ने दे दिए, यहाँ के बैंकर बहुत एक्सपर्ट, उनका काम सिर्फ कर्जे लेना था। कर्जे लेते रहो और उसको लेविशली खर्च करो। ये कोई, देखिए ना, बिल्कुल बड़ी तेज़ी से आज हो रहा है। मैं इसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा, बल्कि बड़ी मुझे तकलीफ है। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैसेज किया और अपने तमाम कोलीग है, मैंने इसको भी मैसेज किया कि इतने बुरे हालात हैं, बैठो और देखो कि मुल्क कहाँ जा रहा है। देखिए, मुल्क इस वक्त हम वेंटिलेटर पे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 3 महीने से हमसे ये संभाली नहीं गई मईशत। लेकिन इन्होंने जो कोई हशर किया, इसका ये देखिए ना, होता क्या है मसला, कि जब आप डिबेट कराते हैं ना, तो जिस पार्टी का जो बंदा आता है वो अपनी पार्टी की अच्छी बातें करता है, हमने बहुत कमाल कर दिया और ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊँ, मुसलसल 30 साल हो गए, 30 साल से मैं मुतवातर बात कर रहा हूँ। 30 साल पहले इंडिया की इकानमी पाकिस्तान से एग्जैक्ट 4 गुना थी। इंडिया की करेंसी हमसे कम थी, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज इंडिया के पास रिजर्व जो है 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, हमारे पास 9 बिलियन डॉलर है। आज इंडिया की करेंसी हमसे कोई 2.5 गुना, यानी 40% हमारी करेंसी रह गई है उनके मुकाबले में, 40%। उनकी करेंसी हमसे 2.5 गुना ज़्यादा मतलब उनकी वैल्यू है उसकी। बांग्लादेश की करेंसी हमसे बहुत आगे, बहुत बढ़ गई है। एक्सपोर्ट हमसे हो नहीं रही। पिछले असद उमर साहब, मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था पिछले टेनोर में, मुस्लिम लीग के टेनोर में। असद उमर साहब मेरे साथ थे। वो कहते थे हम इसलिए डिवैल्यू कर रहे हैं पाकिस्तान की करेंसी को। हमने जी शेख साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात को एक ज्यादा कॉम्पोजिट तरीके से अगर कहूं कि पाकिस्तान की मईशत के, इकोनॉमी के ऐसे फंडामेंटल बुनियादी मसाइल हैं जिसका हल पाकिस्तान की कोई हुकूमत या रियासती इदारे या एस्टैब्लिशमेंट जो नहीं निकाल सके और एक दूसरे पे मलबा फेंकते रहे। लेकिन सर, एक बड़ी फ्रेजाइल इकोनॉमी को जो झटका आप लोगों ने लगाया, मैं वो बात कर रहा हूं, वो ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेडिशनली वीक रहा डॉलर 10-12% से तो हर साल फॉल करता ही रहा है पिछले 30-35 बरस में। लेकिन जो तजर्बा आप लोगों ने किया है सर, उसने तो 3 महीने में ही कुंडा निकाल दिया सर। उस पर अब आप लोग उसका कोई हल भी तो निकालना है ना, आपने, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका हल निकाल के दें, इलेक्शन पे चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने मेरे से पूछा तो मैं आपको, देखिए मैं मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट इस वक्त उसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुस्लिम लीग में हूँ लेकिन स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ पार्टी का। मैं कल आया लंदन से वापस, वहाँ मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिला और उनको भी यही बताया। मैंने कहा कि मैं आया ही यही था, इकानमी को के लिए कुछ करूँ। मैंने, देखिए ना, पाकिस्तान की पहली फैमिली है जिसको तमाम चैम्बरों से प्रेसिडेंट बन के इलेक्शन में वोट लेके लोगों से हम आए हैं। और मैंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ें ताकि लोगों से भी इंडोर्स कराएं। ये मकसद था कि कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ मशवरा दें। इस वक्त आप सुनिएगा, एक बात तवज्जो कीजिएगा, ज़रा सुनिएगा। इस वक्त मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बिजनेस और कॉमर्स विंग का सदर हूँ। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो कौंसल है उसका मेंबर हूँ। इस वक्त इन्होंने मुझे बना दिए दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका चेयरमैन। हालांकि मैं मौजूद नहीं था जब इन्होंने मुझे इलेक्ट किया, लेकिन बात ये करना चाहता हूँ, ये बजट आया है, इस बजट पे एक लफ्ज़ मुझसे नहीं पूछा गया मैं किस काम के लिए आया था सियासत करने के लिए। तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट और बाहर से आए हुए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बनाते हैं बजट, चाहे इनका वक्त हो। इनके वक्त में कौन आए? हफीज शेख कहाँ से आ गए?
शौकत तरीन कहाँ, ओ भाई इसमें इलेक्टेड लोग कहाँ गए? हमने, हमारा दिल है, हमारा ख्वाहिश है, हमारी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, हमारा अर्ज है कि हम पाकिस्तान को बेहतर करें। जब इलेक्टेड लोगों को कोई मकाम ही नहीं है, कोई, मैंने आज मैसेज किया अपने तमाम जो ग्रुप के मेरे मेंबर हैं ना मुस्लिम लीग के MNAs, उनके ग्रुप में मैंने व्हाट्सअप किया है कि हालात इतने संगीन और बुरे हो रहे हैं, हमारी मतलब आप भी परेशान हैं, लेकिन हल आप लोग दे कोई नहीं पा रहे। मिल के बैठे ठीक नहीं। और मैं कह रहा हूं, मैं इलेक्टेड लोगों से पूछा, चाहे इनकी पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, ये बाहर से कुछ कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की इकानमी चला रहे हैं? ये कोई खुफिया लोग हैं, ये कोई ऐसे कंस्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ? हम लोगों से किसी से कोई मशवरा आपकी लीडरशिप बजट के दौरान, हालांकि आपकी लीडरशिप भी बड़ी आईन ये कहता है, आईन ये, इसमें लीडरशिप की बात नहीं है जी, आईन ये कहता है, पाकिस्तान की मैशत पे और पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के लिए बड़े सीरियस, मतलब एक जोक ही बन गया पाकिस्तान। अब इस स्टेज पे क्या हल है? मतलब इस स्टेज पे फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, शहबाज शरीफ साहब और उनकी कमज़ोर मखलूत हुकूमत को डॉक्टर साहब सियासी और इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो कंटिन्यू करें, फिलफौर इलेक्शन कराने चाहिए। लेकिन हमारी सियासत के अंदर इखलाकियात बाकी कितनी रह गई हैं? राना साहब तो कह रहे हैं, आज आप उठा लूंगा। आज आप देख लीजिए, राना सनाउल्लाह साहब का बयान देख लीजिए, मरियम औरंगजेब साहिबा की टोन देख लीजिए, एग्रेसिव टोन है। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान साहब और उनकी तहरीक इंसाफ ने पंजाब में नून लीग के गढ़ में उनको शिकस्त देकर न सिर्फ विक्ट्री हासिल की है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी चैनल्स खोल दिए हैं विद अभी इस्टेब्लिशमेंट के वो लिवर्स या वो लिवरेज जो इमरान खान पे था, वो भी अब ख़त्म होगा। वो असर भी ज़ाइल होगा कि 2018 में ये बैसाखियों पर आए थे, परसेप्शन है, इल्ज़ामात हैं, उंगली पकड़ के चलाते रहे, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। बट पॉइंट बीइंग कि इस वक्त इमरान खान साहब एक ड्राइविंग सीट में हैं और अब ये बात करना नून लीग को मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। मरियम साहिबा वॉज स्पीयरहेडिंग द कैंपेन। हमने बीच में देखा वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा को मुस्तफ़ी होना पड़ा और वो उसमें डाले। अब उनके पास जवाब क्या है? देखिए, एक वफाकी वजीर और 3 सूबाई वजीरों ने इस्तीफा दिया इस कैंपेन को रन करने के लिए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दिन में 2-2 जलसे करती हैं, 2-2 3-3। डॉक्टर साहब देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स अगर इनकी असेसमेंट लें, अभी तो ये कह रहे हैं ना कि 20 तहरीक इंसाफ की ये सीटें थी और उसमें से 15 जीत गई तो क्या हुआ और सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं कह रहा हूँ कि आपकी असेसमेंट थी कि 15 से 17 सीटें हम जीतेंगे या 14 से 15 सीटें जीतेंगे। जब आपका अपने हलकों पे, अपने गढ़ के अंदर असेसमेंट गलत साबित हुआ, तो फिर मुल्क की सूरत हाल को असेस कैसे करेंगे? इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट गलत, 15 से 16 से 17, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट अलग। अच्छा, वो गलत ख्याल था कि 15 से 16 सीटें आ जाएंगी। नहीं, उनको मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रेडिशनली ये किया है कि वरना हुक्मरान नाराज हो जाएंगे। हाँ, इमरान खान साहब होते हैं, उनको भी यही दिखाते हैं। इतना मिसलीडिंग, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मशीनरी है वो इतनी डिसफंक्शनल है। और अब मुझे लग रहा है जो साद रफीक साहब ने जिस एग्रेसिव टोन के साथ बात की है, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ये बात करेंगे कि परवेज इलाही साहब जो हैं वहाँ पे किस तरीके से ना बने चीफ मिनिस्टर। सियासी इखलाकी जवाज़ नहीं है। हमजा शहबाज साहब अगर जाते हैं तो फिर सेटअप भी जाता है। देखिए, फिर शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत, सिंध के अंदर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के अंदर BAP और PTI की कोलिशन या सपोर्ट के साथ। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब के लिए मैं काउंटर और अपने आप ही को काउंटर आर्ग्यू कर रहा हूँ डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। लोगों ने कल से बहस की हुई है, परसों से, कि पंजाब बहुत पंजाब की रेलेवेंस है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए पंजाब की रेलेवेंस नहीं है, चौधरी परवेज इलाही साहब की रेलेवेंस भी नहीं है इस वक्त कि वो वज़ीर आला बने। सिम्बॉलिकली है, उनकी जो इस वक्त सारा फोकस है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फॉर इलेक्शन। मकबूलियत के ग्राफ पर है, वो चाहते हैं कि इस मकबूलियत के ग्राफ पे इलेक्शन हो। अब दोहराए पे खड़े हैं शहबाज शरीफ साहब।
इलेक्शन कराएं तो जब मुसीबत, ठीक है, इलेक्शन ना कराएं तो भी मुसीबत। अच्छा, मैं मैशत गला आपको जिक्र कर दिया ख्वाजा साद रफीक साहब का। ख्वाजा साद रफीक साहब का प्रोड्यूसर साहब जरा टुकड़ा सुना दे सबको। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी, मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात बरूएकार लाएगी। इबहम फैलाने से और शोशे छोड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। ये 20 नशिस्तें वो हैं जो एक भी PMLN को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी, तो 5 नशिस्तें PMLN ने और हमारे इत्तेहादियों ने मिलकर जीती हैं। 20-18 के निस्बत हमारे वोट बढ़े हैं। तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं? और कौन सा तूफान है जो आ गया जो थम नहीं रहा? ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। अच्छा, जाना तो चाहिए, बारी तो फारूक हबीब साहब की है, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब जरा क्विक कमेंट है। ये ख्वाजा साद रफीक साहब की बात तो बिल्कुल ही एक रियलिटी से, हकीकत से डिसकनेक्शन पे मबनी है। इसका तो कोई सर पैर ही समझ नहीं आ रहा इस वक्त जो ये कह रहे हैं। ये तो सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट दे दी उन्होंने। देखें, वो एक सेइंग है, उसे कहते हैं लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। नहीं, फारूक साहब जरा कैसर साहब को जवाब देने दें। कैसर साहब को जवाब दें आपके फिर। जी कैसर साहब, ये तो इसमें रियलिटी कोई नजर नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल एक डिनायल पे मबनी। नहीं, रियलिटी तो ये है। देखिए, पिछले इलेक्शन में 2018 में क्या तमाम सीटें PTI ने जीती थी, मुस्लिम लीग ने लूज की थी। मैं तो उन्हीं सर, पंजाब की हुकूमत आपकी, IB आपकी, वफाकी हुकूमत आपकी, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ, सारा मीडिया आपके साथ, और आपको सीटें नहीं मिली तो, और खर्चा आपका, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपके, सही है। क्या मतलब बात हुई कि सीटें उनको नहीं, वो हकीकत है। नहीं, ये मैं आपको बताता रहा हूँ। देखिए, जब तक आप मिल के काम नहीं करेंगे, यहाँ क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में तमाम मिनिस्टर तो एक एरिया से बनते हैं। आज शेखुपुरा और लाहौर से 6 मिनिस्टर हैं, एक ही इलाका है, 6 फेडरल मिनिस्टर हैं। वो जाके उन्होंने रिजाइन भी किए, वो वहाँ लड़े। अब जंग की सीटें वहाँ आप कौन जितवाएगा उनको? सब ने मिल के, ये पहले भी 7 ज़िलों में, मैं जिस इलाके से, चिन्योट से मेरा तल्लक है, 7 ज़िलों में से मियांवाली, बक्खर, खुशाब, हाफजाबाद, चिन्योट, जंग, इन तमाम में से एक मुस्लिम लीग की सीट है, पीपल पार्टी की कोई एक सीट नहीं। एक चिन्योट की हमारी सीट इन 7 ज़िलों में से पहले भी है 2018 के इलेक्शन में। इस इलेक्शन में हमने उन लोगों को तो तवज्जो करनी चाहिए ना। जब तक आप उन लोगों को भी एम्पावर नहीं करेंगे, चंद इलाकों से ही सारे मिनिस्टर बना लेंगे। देखिए, बात हकीकत खुल के करेंगे। मैंने तो आज ही लिखा है, अपने सारे मेंबर्स को कहा है कि बैठो, हालात देखो। मुल्क इस वक्त मसला जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये कहते हैं ना कि फौरी इलेक्शन हो। इस वक्त हमारी इकानमी वेंटिलेटर पे है। अगर जल्द से जल्द भी आप इलेक्शन करवा लें तो 2-3 महीने तो लग जाएंगे ना इलेक्शन में। 3 महीने कैसे गुजरेंगे? 3 महीने एक दिन में, कल से और आज के 14 रुपए तो कल से आज का डॉलर बढ़ गया ना। तो हमारा किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं। पैसा तेजी से बाहर जा रहा है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने, सर, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। चले, आई अंडरस्टैंड। फारूक हबीब साहब, आप लोग शायद सोचते होते कि इतनी बड़ी नाकामी के बाद PMLN जो है उसका सबका वही रवैया होगा जो पहले दिन मलिक अहमद खान साहब का था, जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का था कि भाई हमें शिकस्त हो गई है, मानते हैं। लेकिन अब ये जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने पोजीशन इख्तियार कर लिया कि हमारी हुकूमत तो बैठेगी अगले साल तक, इस पर अब आप लोग क्या करेंगे? वो तो बिल्कुल बजद हो गए कि हम तो कहीं नहीं जा रहे। देखिए, इनका मसला ये है, ये कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। भाई, अब आपकी अखलाकी हैसियत कोई नहीं है, पल्ले आपकी इज्जत कोई नहीं रह गई। जो अवाम ने आपकी इज्जत अफजाई की है वो कम है। मुझे आप ये बताएं, ये कहते हैं जी PTI ये नशिस्तें जीती थी, आप तो बड़ी धूमधाम से ये लोटे बनाकर, इन लोटों के ऊपर तो आपकी हुकूमत कायम हुई थी। इन लोटों के सर पे तो आपने 197 वोट कास्ट करवा लिए, उसके बाद ये वोट काउंट नहीं हुए। अब 22 को इलेक्शन होना है, लिहाजा इन सीटों के जो नताइज आए हैं वो पंजाब हुकूमत आपकी तो फारिग हो गई। अब आप कहते हैं कि नहीं, अच्छा, हम लोगों को अगवा करेंगे, लोगों के ज़मीर की बोलियां लगाएंगे। IB लोगों को जो है वो टेलीफोन कर रही है। तो पाकिस्तान ने किसी आइन और कानून के तहत चलना है, या यहाँ पर जो है वो डाकू राज कायम होना है, या यहाँ पर बंदूक की नोक के ऊपर अब हुकूमतें बनेंगी और गिराई जाएंगी? ये क्या पाकिस्तान के लोगों को मैसेज दे रहे हैं? लोगों का गम गुस्सा क्या कम नहीं है? फिर ये अपने आप को किस मुंह से डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहती हैं? ये कतन डेमोक्रेटिक फोर्सेस नहीं है, ये तो मार्शाल्लाह से भी आगे बढ़ गए हैं। जिस किस्म की इन्होंने इकदामात शुरू किए हुए हैं, जिस किस्म की इन्होंने अमाल इनके नजर आ रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूं कि ख्वाजा साद रफीक तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और उन्हें तो इस चीज़ का इदराक होना चाहिए था
अगर वो अहमकों की जन्नत में अभी भी रहना चाहते हैं या हवा के अंदर किले बनाना चाहते हैं, बड़े शौक से बनाएं, लेकिन वो नाकाम हो चुके हैं, पिट चुके हैं। मलिक अहमद जो है वो समझदार आदमी है, उसने बिल्कुल ठीक बात की कि उनको ये शिकस्त इनको कबूल करनी चाहिए। अब ये कहते हैं जी कि हमारे लोटे नाकाम हो गए। अच्छा जी, आपके लोटे नाकाम हो गए। लाहौर में आप एक नशिस्त आ रहे हैं, वहां पर तो आपने अपने पार्टी वर्कर को टिकट दिया हुआ था गड़ी शाहू धर्मपुरा से, वो सीट आप क्यों हार गए, किस वजह से आप हार गए? इसके अलावा जो है खुशाब में भी आपने अपनी पार्टी का बंदा आपका आज़ाद खड़ा हो गया था, वो नून लीग का टिकट होल्डर था, वो भी हार गया, वहां से आपने टिकट भी दी, वो भी हार गया, आपका टिकट होल्डर भी हार गया। तो बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि अवाम को इन्होंने रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं दी। लोगों ने कंपैरिजन किया कि 3.5 साल में इमरान खान ने कोरोना को भी फेस किया, टड्डी दिल को भी फेस किया, भारत के साथ जो एक जंग की मैं ब्रेक ले लूं। मेरा सवाल यह है कि अब उसके बावजूद ये हालात नहीं थे, दिखा दिया नहीं, वो अब आप इखलाकियात का उनको लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब की स्टेटमेंट से, उनके बयान से तो ये लगता है कि वो इस वक्त इखलाकियात को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योर पावर पॉलिटिक्स है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद देखें कि आखिर हल निकलेगा क्या इसका। नाज़रीन वेलकम बैक। अब तक की आपने जो डिस्कशन हमारी देखी, खासी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। PMLN की एक बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई उन 20 हल्कों में जहां वो कह रहे थे कि 15 से 17 सीटें जीत लेंगे। 15 से 17 क्या जीते, टोटल 4 सीटें वहां पे जीत सके, बावजूद उसके कि पंजाब हुकूमत उनकी थी, FIA उनकी थी, IB उनकी थी, इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा था, वफाकी हुकूमत उनकी थी। कई मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया कैंपेन रन करने के लिए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने दिन में 2-2, 3-3 जलसे किए। बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन की गई। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए तजोरियों के, सरकारी तजोरियों के मुँह खोल दिए गए। उसके बावजूद बयानिया चल नहीं सका। एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी सियासत में कि पाकिस्तानी सियासत में हुआ क्या। इसके ऊपर जब हम ख्वाजा साद रफीक साहब की स्टेटमेंट देखते हैं तो खासी मायूसी भी होती है, परेशानी भी होती है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल भी बढ़ जाती है। ये ख्वाजा साद रफीक साहब दरअसल क्या कहना चाह रहे हैं, आप इनको इंटरप्रेट अगर करें? देखिए, मेरे ख्याल में जो पहले तो वेलकम किया उन्होंने कि जी हार गए हम, ठीक है जी। देखिए, उसके बाद जाहिर बात है कि एक हीट महसूस हुई है। देखिए, इस सियासी बैठक के बाद जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, ये सारे लोग हैं, जब ये बाहर निकले तो इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस ये हैं कि अगर फिल फॉर इलेक्शन कराते हैं तो इन्होंने पॉपुलैरिटी ग्राफ का एक वो लिया होगा कि इकॉनमी जिसकी सूरत हाल ये बेहतर करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, फंडामेंटल्स ख़राब हैं। ये नहीं कि इन्होंने सारा बिगाड़ कर दिया, ये भी गलत होगा कहना कि सारा बिगाड़ तहरीक इंसाफ ने कर दिया। ये प्रॉब्लम चली जा रही है फॉर डेकेड्स, जिसका कैसर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि 30 साल से, 60 से या 70 से। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स ही रखें और उसको काउंटर करें और अपने वर्कर को और सपोर्टर को ये बावर कराएं कि नहीं, मुनर्रिफीन को वोट दिए थे उसकी वजह से हम नहीं हारे हैं, ये खान साहब जो हैं सिर्फ 20 के अंदर 15 सीटों पे हारे हैं। ये इसके अंदर से देखिए, अखलाकियात की सियासत जो है ना वो कहीं भी नहीं है। अगर अखलाकियात के पैमाने पे देखें तो परवेज इलाही साहब को क्या CM होना चाहिए PTI का? मेरी तो कई लोगों से बात हुई है PTI की, नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर सीटें तो इनकी हैं, उनकी तो 10 सीटें हैं। क्या जलील शरकपुरी हमारे आपके स्क्रीन्स पर उनकी तस्वीर आनी चाहिए थी? वो एक मुतनाज़ शख्स जो कई दिहाइयों से कभी नून लीग में होता है, कभी काफ लीग में होता है, कभी PTI में होता है, उसका इस्तीफ़ा लिया गया ना, उसका इस्तीफ़ा भी नहीं लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि उसका इस्तीफ़ा किसने दिया है? देखिए, उसको दबाव से परवेज इलाही साहब होंगे मुबैना तौर पे, गुलजमान होंगे मुबैना तौर पे, शेख रशीद साहब होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं कह रहा हूँ कि हकीकतन उन्होंने आके बिचिंग की है ना नून लीग के। अब उन शख्स से ये पूछो कि 2018 के अंदर तुमने नून लीग के टिकट पे लिया, तुम कह रहे हो कि मैं उस वक्त से नवाज शरीफ के अगेंस्ट था जब वो सऊदी अरब गया मुआहिदा करके। भाई वो तो 2000 में बेसिस नहीं है। देखिए, मुझे अब लगता यह है कि पंजाब के अंदर रोड़े अटकाए जाएंगे, फेयर पॉलिटिक्स नहीं होगी। 22 मई को 4 बजे अगर हलफ लेने दिया परवेज इलाही साहब को और कोई चाल ना चली तो मुझे लगता है कि वो बड़ा हम समझेंगे कि कोई बहुत बड़ा मार्का हो गया। जो एक नहीं, तो आपको शक है कि उनको हलफ नहीं लेने दिया जाएगा? देखिए, उससे पहले मुझे लगता है कि कुछ कोशिशें होंगी उससे पहले, लेकिन क्या मैं फिर वहीं पे बात होऊंगा। देखिए, इमरान खान साहब को सूट ये नहीं करता 22 तारीख। मैं अगर 22 तारीख नहीं सूट करता, लार्जर पिक्चर में आप देखें, नहीं, क्या सूट नहीं करता? मैं कह रहा हूँ सर 22 तारीख इतना रेलिवेंट नहीं है। ठीक, मेरे लिए मुझे ये है कि उन्होंने जो
जितना उनका असर ज़ाहिल होना था विद द इस्टेब्लिशमेंट, वो बंद चैनल्स भी खुल गए हैं। मेरी नाक़िस। तो आप समझते हैं कि कोई और हल निकलेगा? नहीं, हल निकलेगा वो इलेक्शन का हल चाहेंगे ना। देखिए, एक हल है, वो इन्होंने सियासी गलती की मेरी दानिश में वो ये कि सियासी, एक सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा डॉक्टर साहब, नेशनल असेंबली से अगर रिजाइन नहीं करते तो वापसी का एक रास्ता होता है, कहते 91(7) की क्लॉज लगाते और प्रेसिडेंट पूछते कि शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उस पे भी सर बड़ी बहस है कि अगर ना निकलते तो ये पॉलिटिकल मोमेंट जो भी जनरेट किया एहतजाज नहीं होता। बिल्कुल सही बात, इस तरह का नहीं बन सकता था। कैसर शेख साहब, एक मतलब क्या वजह है कि आप लोग गैर सियासी ताकतों के साथ मिलकर इस पूरी चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? जैसे पहले तहरीक इंसाफ पे इल्जाम था, ये मोमेंट पे आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त आपका बयानिया नहीं बिक रहा। इलेक्शन करवाने दें, अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते आप अपोजिशन में आ जाएं, अपनी जद्दोजहद जारी रखें, आपकी पुरानी जमात है, एक नई लीडरशिप सामने लेकर आएं, देखें, सोचें क्या वजह है कि आपका बयानिया जो है नहीं बिक रहा। आप लोग ये जो हथकंडों के जरिए सोच रहे हैं कि परवेज इलाही के बंदे उठा लेंगे, परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, इससे कितनी देर चला सकते हैं इस किस्म के जोड़ तोड़ को आप? देखिए, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अखलाकियात तो अब सियासत में रही नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बात ये है कि ये पीटीआई कह रही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए तकलीफ दे और मुश्किल मामला कोई और हो ही नहीं सकता जो तकलीफ इससे होगी। अगले 3 महीने नहीं गुजर सकते। पाकिस्तान इस वक्त, या आज फिंच ने आज पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया है और फ्रॉम स्टेबल से उन्होंने नेगेटिव कर दिया। आज जो चौथे नंबर पे पाकिस्तान की इकानमी को दुनिया के ये कहा है कि चौथा मुल्क हो, 3 मुल्क। आपका आर्गुमेंट क्या है? क्या पहले इकोनॉमी ठीक करनी है आपने या बैंकर? देखिए, उसके बाद नहीं ठीक नहीं करने की वो तो सर 1.5 साल तक ठीक नहीं होगी। देखिए ना, आप तो अब वो स्टेबल गवर्नमेंट सर, आप इस सिचुएशन में रहे नहीं कि आप एक मुस्तहकम अगर आप स्टेबल गवर्नमेंट बना सकें। अब आपके कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है। एक सर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। एक फिक्र सर, मरने वाला है मरीज, आप बात समझ, मर रहा है, आप मरने के बाद कहां से ठीक कर लेंगे? मेरी बात समझ ही नहीं रहे आप मेरी बात को तवज्जो नहीं कर रहे। इस वक्त वेंटिलेटर में है, जैसे कि श्रीलंका फौत हो गई उसकी इकानमी, हमारी इकानमी चंद दिनों में फौत होने वाली है। क्या इलेक्शन करवाएंगे आप? और इलेक्शन करा के करेंगे क्या? कोई भी हुकूमत आ जाएगी क्या कर लेगी? इस वक्त हम सबको मिलके पहले अपने मरीज को बचाना है और डॉक्टर अच्छे से अच्छे डॉक्टर लाने हैं। कोई दम दारू कर रहा है, कोई दवा कर रहा है। कैसर साहब, अगर इजाजत हो, कैसर साहब, आपको किसने मशवरा दिया था कि मार्च के अंदर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए? कैसर साहब, ये फरमाइएगा, आप भाई वो मशवरा है, आप फर्ज करो गिरी हुई थी, इमरान खान साहब खड़ा रहे थे, उनकी हुकूमत 5 साल पूरा कर मेरी बात तो सुन लेना। देखिए ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इस तरह से लेकर आए डॉक्टर साहब इस तरह से लेकर आए, अगर मैं इजाजत तो कैसर साहब इस तरह से लेकर आए कि इनको डर था, खौफ था, यकीन था कि एक तकर्री होगी और 2028 तक एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो आगे चली जाएगी। तो फिर क्या होगा? फरूख हबीब साहब वो तो कह रहे हैं कि मरीज मरने वाला है। आप अपने नहीं, आप अपनी बारी पे भी बोले हैं और अगर आपने सवाल कर ही लिया है तो सुन लें, हमारी गलती हो गई होगी। ये बात इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने बोला था, यही अच्छी बात है। बोला था फरूख हबीब साहब, उनसे गलती हो गई थी, अपना मुल्क बचाना है, ये बात नहीं है। ये नहीं है कि क्या हो गया मुल्क बचाना है, ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ इस वक्त हम सब मिल जाएं। मुल्क इंपॉर्टेंट है या पार्टियां इंपॉर्टेंट है? पीटीआई जीत 3 महीने गुजार, आप मुझे बता दीजिए अगर कोई समझने वाला है मुझे को कि 3 महीने गुजारेंगे कैसे? कि हमारे साथ मिल जाए, मुल्क बचाएं। चलो, गलती हो गई होगी। अब सारे गलती पे गलती करते जाएं और मुल्क का बेड़ा गर्क। आज जी सर, जी कैसर, देखें, कैसर अहमद शेख साहब बड़े हमारे अच्छे कोलीग भी हैं और बड़े मुनासिब आदमी है, सच बोलने वाले बंदे हैं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, तो वहाँ से भी इनको फीडबैक आ रहा होता है तमाम चीज़ों का। तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करना है, अच्छी बात है। और मेरा ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है उसके ऊपर बात करें। लेकिन ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर है, खौफनाक ब्लंडर जो पाकिस्तान के साथ किया गया। और उसके ज़िम्मेदार ये आज जो कहके लगा रहे थे, हाथों पे हाथ मार के, ये जो 13 शक्लें नज़र आ रही थी, ये उसके ज़िम्मेदार हैं। क्या उन जिम्मेदारों को पाकिस्तान की सियासत के अंदर रहने देना चाहिए कि आइंदा फिर ये पाकिस्तान को इस मोड़ के ऊपर ले आए?
कब कब ये मुल्क को बैंक डिफॉल्ट के ऊपर नहीं लेके गए अपने जाती मुफाद की खातिर। ये तो फैटफ के मौके के ऊपर भी मुल्क को अपने जाती मुफाद को आगे ले आए थे। सवाल तो वही है जो जावेद लतीफ ने भी बात कर दी कल आके, खुर्रम दस्तगीर ने भी आके कल बात कर दी। ये खुल के नाम लें, क्यों नहीं लेते नाम कि कौन इनको डरा रहा था, कौन इनको इस तरफ जो है वो लेकर आ रहा था, जिसका ये बात अब दबे दबे अल्फाज में ये मलबा किसी और तरफ फेंकना चाहते हैं। अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो इनके ऊपर ही आयद होगी। पीछे मुड़ के देखेंगे कोई इनके पीछे नहीं खड़ा होगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की अब डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये अब पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के फैसले पाकिस्तान की आवाम को करने हैं, पाकिस्तान की आवाम को अहमियत देनी पड़ेगी। और ये मुल्क ने अगर चलना है, आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा ये मुल्क। इस मुल्क के अंदर एक ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें इस चीज़ से बाला तरफ होकर सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर तरक्की देनी है, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देनी है, तो फिर अपनी अपनी जमातों के अंदर फिर सवाल होने चाहिए, क़यादत से भी सवाल होने चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप आंखें बंद कर लें। अच्छी बात है कैसर अहमद शेख साहब ने खुल के अपने इस टीवी शो के अंदर जहाँ जहाँ उनकी पार्टी से इख्तलाफात हैं उसका उन्होंने खुल के इजहार किया, उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि ठीक करना है मरीज को। अगर बीच में जो मौजूदा डॉक्टर हैं वो बदनीयत बैठे हों, वो ठीक ही नहीं करना चाह रहे, वो ठीक करना चाहते होते तो ये आते ही ना ये कहते इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ दी थी, ये कहते हैं फौरी इंतखाबात करवा देते, आज मुल्क इस हालत में ना होता। बदनीयती क्या थी? अपने केसेस बंद करने थे। बदनीयती थी कि इलेक्शन कमीशन के अंदर रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर धांधली का मंसूबा बनाना था। ये बदनीयती थी डॉक्टर मोई साहब, जिसका खुमियादा आज पाकिस्तानी और पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम भुगत रही है, पाकिस्तान की मैशियत सफर कर रही है। ये मार्च में ये सेंटीमेंट नहीं था। बिजनेस ग्रो कर रहे थे, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था। फारूक साहब शेख साहब एक डिफरेंट चीज भी कह रहे हैं। वो गालिबन इस तरफ भी इशारा करना चाह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना चाहिए। और गैर सियासी ताकतें जो हैं, बहुत से अब लोग महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में जो गैर सियासी पावर सेंटर्स हैं वो सियासी जमातों से खेल रहे हैं। कभी एक साथ खेलते हैं, कभी दूसरे से खेलते हैं, उनको एक दूसरे से लड़ाते हैं, नफरतें पैदा की हुई हैं, दुश्मनियाँ पैदा की हैं, और वो जो गैर सियासी ताकतें हैं वही इस मुल्क को चलाती हैं। तो ज़रूरी ये है कि सियासी ताकतें आपस में बैठ जाएं। अगर टॉप टीयर लीडरशिप नहीं बैठ सकती तो सेकंड टीयर लीडरशिप जो है आपकी तरह की, वो कम से कम राब्ते रखे, कुछ आपस में तलखियों को कम करें और इकट्ठे होकर मुल्क को लेकर चलें। ये देखें, फिर मैं आपको थोड़ा कैसे आगे चलेगा, मुल्क आगे चलेगा, आपको बताऊं, मुल्क आगे चलेगा, मिनिस्टर आए ना, देखिए मुल्क आगे चलेगा फ्रेश मैंडेट से। सर फारूक साहब को बोले थे, फिर फ्रेश मैंडेट जरूरी है। जी फारूक साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मुल्क आगे चलेगा, फ्रेश मैंडेट से चलेगा। ये निजाम गदला कर दिया है, इसके अंदर लोग बीच में बदनीयत शामिल हैं जिसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे मामले को। अब आप आसिफ अली जरदारी का रोल देख लें ना, क्या रोल है। अब PMLN जो है वो हाथ लगा लगा के रो रही है कि खुदकुश हमला अपने ऊपर ही कर लिया इन्होंने पकड़ के। जरदारी का क्या गया? वो तो सिंध में लेके बैठा हुआ है। लॉस किसका हुआ है? लॉस इन लोगों का हुआ है। आज भी उनके साथ ही कह के मार रहे हैं। हाथों पे हाथ दे के कह के मार रहे हैं। कह के मारने वाला दिन था आज। शेख साहब देखिए, फारूक साहब की बात में इस हद तक वजन जरूर है कि फ्रेश मैंडेट के बाद कोऑपरेशन हो सकती है पॉलिटिकल जमातों के साथ हर चीज पे, लेकिन अभी कौम को एक मुल्क को फ्रेश मैंडेट चाहिए। शेख साहब जी, मैं बिल्कुल फरक साहब की बात से एग्री करता हूँ। अच्छा फ्रेश मैंडेट और क्लियर कट और साफ सुथरा इलेक्शन ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। इस वक्त उस काम के लिए ये नहीं हो सकते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप कितना भी कर लें, एक दिन हमसे नहीं चल रहा। आज ही हमारा जो कुछ आज हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं क्या हुआ है। आज कितना लोगों को नुकसान हुआ है, कितना हमारी जो रेटिंग एजेंसी ने हमारा डाउनग्रेड किया है, और जो कुछ हमारे साथ दिन ब दिन हो रहा है। भाई फ्रेश मैंडेट के लिए जल्दी से जल्दी 3 महीने चाहिए ना, उसके लिए तो बैठ जाओ कि किस तरह फ्रेश मैंडेट मिलजुल के लाए अमल तो बना लो। मैं भी मानता हूं कि क्लियर कट इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये इतना इमरजेंसी हो चुकी है हमारे मुल्क में। ये देखो पिछले 2-3 महीने में, उससे 6 में, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये सारा कुछ अभी हुआ है। मेरी 12 मई को कोई 25-30 मिनट की असम्बली में तकरीर है, उस वक्त भी मैंने यही बातें की थी कि सब मिल जाओ, बैठो, मुल्क खराब हो रहा है। और अभी तो बिल्कुल हालात खराब हो गए हमारा। देखिए ना, आज आया है 3 सिर्फ मुल्क हैं जो हमसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के रिस्क है जिनके ऊपर।
आज 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 हमारा मुल्क देखें ना, हमारे पास मेरी पेमेंट ही नहीं हो रही। अगर हमने कोई माल खरीद भी लिया ना बाहर से, तो बैंक उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, रोक के बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट है वो रोक के बैठे। कितने दिनों से मेरा माल आया था, फर्ज कीजिए किसी का भी, आज से 15 दिन पहले तो उसका 205 रेट था, आज 225 में ही बैंक पेमेंट नहीं कर रहा, कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है। ओ भाई, फ्रेश मैंडेट 3 महीने से पहले कैसे ले लोगे? मैं एग्री करता हूं कि जिन लोगों की नीयत खराब है, सबको मिलकर मुल्क को बेहतर करना है। मुल्क की इकानमी इस वक्त, हम तो कर्जे लेते रहे, हम बाहर से लाते रहे फाइनेंस मिनिस्टर, हमने कब पॉलिटिकल लोगों के हाथ में इकानमी थी? हालांकि मैं जरा डिस्कशन को वाइंड अप कर लूं, 2-3 मिनट मेरे पास है। बजट खत्म करना है, मुझे बात बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने नहीं दीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि बजट जो था ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो नेशनल असेंबली बनाएगी, उसमें सेनेट का भी रोल नहीं है। हमारा कभी कोई नेशनल असेंबली का मेंबर सिर्फ 35 साल में 1 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, 34 साल तो बाहर से आते रहे। बाहर के लोगों से कैसे आप मैंडेट, कोई भी मैंडेट ले लो, आप लाओगे तो बाहर से वर्ल्ड बैंक के कर्जे लेने के ऊपर आपकी बात होगी, मुल्क की इकानमी शेख साहब आपकी बात होगी। मुझे जरा इसको अब इख्तिताम करने दें इस डिस्कशन का। अवैस तौहीद साहब, मुझे अब शेख साहब की बात से कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती इलेक्शन के वजन को। इस मौके पे देखिए, सियासी गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसको खत्म होना चाहिए, फिर फॉर इलेक्शन होने चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए इलेक्शन का, उससे सियासी बेयकीनी ख़त्म होगी। दूसरा ये कि जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं पंजाब के, उन्होंने इमरान खान साहब के इक़्तिदार के दोबारा असूल के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली है, लेकिन खान साहब को रिजिडिटी शो नहीं करनी है। आइसोलेशन में वेस्टर्न वर्ल्ड के विदावी या विदावी इस्टेब्लिशमेंट वो काम नहीं कर सकते। पावर जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, पॉलिटिक्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ इस मकबूलियत की जो वेव है खान साहब की, उसमें खान साहब को बहुत सारे फैसले करने हैं, बुर्दबारी से करने आने वाले दिनों के अंदर। ही इज़ इन अ ड्राइविंग सीट नाउ। खान साहब, इमरान खान साहब इज़ इन अ ड्राइविंग सीट। इस वक्त सूरत हाल ये नाज़रीन, अगर इसका ख़त्म कर दूँ कि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कभी इस चीज़ का फैसला हो सकेगा कि वो कौन लोग थे जिनके गैर दानिशमंदाना इक़दामात से, जिनकी खुदगर्जी की वजह से, जिनके नैरो थिंकिंग की वजह से, जिनके छोटे छोटे मकासद थे, और अब हमें ये समझ आई कि सारे के सारे ज़ाती अगराज़ व मकासद थे, ज़ाती मकासद थे, जिसकी खातर 22-23 करोड़ मुल्क के इस आवाम जो हैं उनको इस शदीद व गरीब, अजीब व गरीब किस्म के अजाब से दो चार कर दिया गया, जहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी कीमतें आधी रह गई हैं, हमारी ख़रीदो फरोख्त जो है वो नहीं हो पा रही है, दुनिया से हम माल ख़रीद नहीं पा रहे हैं, और हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। क्या इस मुल्क में कभी इन लोगों का हिसाब किताब होगा? ये जो 3-4 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स थे जिन्होंने ये बहरान पैदा किया सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए। और जैसा कि कहा अवैस तौहीद साहब ने कि इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ड्राइविंग सीट में है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि जल्द अज जल्द इक़्तिदार यहाँ पर मुंतकिल हो, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, इलेक्शन के थ्रू हो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, जिसमें पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर्स जो हैं वो पाकिस्तान में हो, मीडिया हो, ताकि उसी तरह से धांधला ना हो सके जिस तरह से पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुमकिन नहीं हो सका। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।